गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी घर पर ठीक हो गई। अभी अभी फिज़िक्स की एक छोटी सी क्लास ली थी, तो उसके बाद जो मैं अगली क्लास आपके सामने लेके आया हूँ तो वो 12th जियो की है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा था। हमारा इंपॉर्टेंट सेशन क्या चल रहा था? हमारा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा था प्रवास पर। तो प्रवास हम पढ़ रहे थे। प्रवास का क्या मतलब था? जब आप एक जगह से ए से बी जगह जाते हो या बी से ए जगह आते हो, तो इसे बोला जाता था प्रवास। प्रवास के बाद इंपॉर्टेंट चीज जो कि वो आपने की जनगणना। अगर जनगणना देखी जाए तो जनगणना क्या होती है? जनसंख्या की गिनती। अब हमने कुछ कल डेट की थी, वो डेट्स क्या थी? 1881, 1961, 1971 और 1981। 1981 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रवास के कारण, ये हम उसमें डाले थे कि प्रवास के कारण क्या होते हैं, वो चीज हमने उसमें डाल दी थी। तो ये चारों डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। बार बार मैं कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि मैं इसको अपनी जिस तरीके से क्लास है उस क्लास के हिसाब से ही लेके चल रहा हूं। इसीलिए अपने नोट्स जरूर तैयार रखें और जियो वाले बच्चे खासकर अपनी कॉपी लगा लें और उस कॉपी के अंदर अपनी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ें। वैसे भी मैं हर टॉपिक कराता रहूँगा लाइन टू लाइन ही, तो उस टॉपिक को आप लाइन टू लाइन जरूर पढ़ें। मैं ये जो डेट्स हैं वो 8 नंबर की हैं, तो जरूर याद कर लें। जनगणना जनसंख्या की गिनती होती है, प्रवास का मतलब होता है ए से बी। अब है कि प्रवास के आधार क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, जनगणना में प्रवास को लिखने के आधार क्या होते हैं? जनगणना में प्रवास की गणना के लिए आधार, ये अगला क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला आपने किया था कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि क्या व्यक्ति का जन्म स्थान यही है, अगर नहीं है तो कहाँ पर है? क्या व्यक्ति का निवास स्थान यही है, अगर नहीं है तो पहले कहाँ था और अब कहाँ है? तो इस तरीके के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब जो अगला टॉपिक है कि जनसंख्या में प्रवास की गणना के लिए आधार, तो दो मुख्य आधार होते हैं। पहला होता है जन्म का स्थान और दूसरा निवास स्थान। ये दो मोटे आधार हैं जनगणना के लिए। जब आप प्रवास की करते हो तो पीछे भी आ चुकी, आपसे आते ही पूछा जाएगा कि आपका जन्म का स्थान कौन सा है। आपका जन्म का स्थान अगर भिन्न है तो उसमें लिख दिया जाएगा कि ये फला फला शहर का है। मान लो हिसार के हो आप और अब रह रहे हो भोपाल में, और भोपाल में जनगणना हुई तो ये नोट कर दिया जाएगा कि आपका जन्म का स्थान हिसार है। निवास स्थान में क्या आता है? यदि आप कोई पिछले स्थान पर रहते हो और आपका गणना का स्थान पिछले निवास से भिन्न हो, अब मैं इस चीज को समझा दूं आपको थोड़ा सा। देखो, मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरा नाम क्या है? अन्नी। मेरा जन्म कहाँ होता है? गुजरात में भी, सॉरी नहीं, गलती बोल गया मैं। मेरा जन्म हुआ हिसार में। हिसार के बाद मैंने अपनी 4 साल की एजुकेशन कहाँ की? गुजरात में। मान लो 10 साल की एजुकेशन की मैंने हिसार में। रहने के बाद हिसार मान लो मैं 10 साल तक रहा और 10 साल के बाद 11वें साल गुजरात चला गया और फिर वहां से 10 साल के बाद मैं आ गया माडा में, मान लो। तो ये आपके पास बड़ा सुंदर एग्जांपल है, ध्यान से समझना, आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अन्नी पैदा हिसार में होता है और जब जनगणना गुजरात में हुई तो फिर मेरे घर पे भी आए होंगे वो लोग, और उनने क्या कहा होगा भाई कि भैया गुजरात में हो तो मेरी कौन सी स्थान को भरा होगा? उन्होंने जन्म के स्थान को भरा होगा कि जन्म का स्थान तो आपका हिसार है। चलिए, अब यहां मेरा एक कॉलम भरा गया, वो गुजरात के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भरा, लेकिन 10 साल बाद मैं माडा आ गया। अब जब माडा रहने लगा तो माडा भी, अब जो स्थान भरा जाएगा उसमें क्या आएगा? जन्म का स्थान भी आएगा। जन्म का स्थान क्या था? मेरा हिसार।
निवास स्थान क्या था भैया मेरा पहला, पिछला निवास स्थान क्या था, गुजरात, लेकिन गणना का निवास स्थान क्या है, माडा। तो फिर इस तरीके से क्या किया जाता है, प्रवास की गणना की जाती है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको इससे कि आपका पिछला निवास का स्थान कौन सा है, नया निवास का स्थान कौन सा है, गणना का निवास स्थान कौन सा है। तो ये परिभाषाएं टिपिकल हैं, पढ़े ही नहीं हमने कभी इसीलिए दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए लगातार बहुत, और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेहनत करते हैं हम लोग, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करोगे। हमें भी टाइम लगता है, आपको पता है, आफ्टर ऑल आई एम नॉट want to teach these subject, but now for the student and for myself that I gain a lot of knowledge from these things, that's why I go for these subjects. For example, geography, SST, these are all important subjects, I know, but I am a science teacher and I want to dedicate all these lectures to students because I want to express myself for the topics, that every topic is important in our life or in the class. तो थोड़ी सी बच्चों बस उसी मेहनत के लिए मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। आप पढ़ें, मेहनत करता हूँ मैं कि बच्चों के लिए वो चीज़ें आसान बना दूँ जो चीज़ें बहुत मतलब जब आप बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी तो बड़ी अजीबोगरीब लगती हैं, तो उन चीज़ों को आसान बना दिया जाए थोड़ा सा। इसीलिए मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बना के आपको दिखा दिया जाए, तो आप आसानी से जियो सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, आसानी से इकोनॉमिक्स हो, तो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसी के चलते तो आप, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपनी कॉपी उठाएं, नोट्स बनाएं। तो जितने भी 12th के हमारी जो होनहार बच्चे हैं सभी, तो उन सभी बच्चों से एक दरख्वास्त है कि अपने नोट्स जरूर तैयार रखें। और ज्योग्राफी में आते ही नोट्स की तो दिक्कत है, और 2-3 बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हमारी क्लास के, तो उनसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आप भैया जरूर से ज़रूर अपने नोट्स बनाने, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो नोट्स जरूर बना के रखें ताकि हम आगे दे भी सकें बच्चों को। लेकिन बनाते रहो, पढ़ते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हाँ, ये जो बुक है भारत के ऊपर जो भूगोल है वो कम से कम भी 45 से 46 मार्क्स की आने वाली है, 14 मार्क्स की दूसरी आएगी, तो इसीलिए मेहनत करते रहो इसी बुक पे, ठीक है। तो आपका जनगणना का हो गया, प्रवास की गणना के लिए आधार क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार देखें, एक बार और समझ में तभी आ जाएगा, एक बार अच्छे से लेक्चर देखेंगे तो। उसके बाद अगला टॉपिक है गणना की, प्रवास की धाराएं, प्रवास की धाराएं। अब इसके अंदर हम जिक्र करेंगे आंतरिक प्रवास का। आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। वो 4 धाराएं कौन सी हैं? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण से नगरीय, तीसरा नगर से नगर, और चौथा नगर से ग्रामीण। तो 4 धाराएं हैं, और इन 4 धाराओं को इतना हमारे मतलब लिखना नहीं है कि इतना कुछ लिखना पड़े इसके ऊपर। आप बस 4 धाराएं याद रखो। मैं इसको बारह को ग्राफ समझाऊंगा आगे किस तरीके से आप ग्रामीण से ग्रामीण में और ग्रामीण से नगरीय में प्रवास होता है। प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण में, ग्रामीण से नगरीय में, नगर से नगर में, और नगर से ग्रामीण। यही राज में बोल गया, सॉरी। आंतरिक प्रवास, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आता है अंतरराज्यीय प्रवास। ये फिर वही बात आ गई, अगर वो ध्यान है तो बड़ा अंतरराज्यीय, और एक है अंतरराज्यीय। राज्य, चलो स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा लोग पढ़ लेना। अंतरराज्यीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास का क्या मतलब था भैया? दोबारा से, एक राज्य है और उस राज्य की सीमा में ही प्रवास हो तो वो कहलाता है अंतरराज्यीय। अगर अंतरराज्यीय प्रवास है तो उसमें क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास। और ये डेफिनेशन इतनी आसान है मुन्ना, आराम से बना के लिख दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना के लिखो, अच्छा लगेगा, बिल्कुल समझ लें और लिख दें, कुछ नहीं याद करना।
सीधा आपको पता चला ये होता है, सीधा एग्जाम्पल मारो और जितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यू हैव टू स्कोर वेरी ग्रेट मार्क्स इन द एग्जाम. I hope you want to score 100 marks, 195, 96, 97 and everything is possible. So आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करो, ठीक है, for 100 marks and you get easily 98, 97 in the geography. मैप वर्क अलग से है, तो कल हम एक मैप भी करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का मैप मैं कल आपको कराऊंगा, तो ढंग से कर लेना उसको, ठीक है. भारत का मैप करेंगे हम, पहले ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैप करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर भी पीछे से लेके चलूंगा मैं, सारा मैप वर्क लेके चलूंगा उनका. अंतर्राज्यीय प्रवास पता चल गया, अंतर्राज्यीय. अब देखिए क्या हुआ, अगर मैं 2001 की गणना के हिसाब से देखूं, अगर मैं देखता हूं 2001 की गणना के हिसाब से, नीचे ज्यादा हो जाएगा इसीलिए मैं ऊपर ही बनाने की कोशिश करता हूं. अगर 2001 की गणना के अनुसार देखा जाए, गणना के अनुसार अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है भाई सिंपल सा ग्राफ, बुक से अच्छे से बना लेना लोग, ठीक है. मान लो मैं डाटा नहीं लिख रहा, मैं दो ही ग्राफ दिखाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो से ये है अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय और ये है अंतर्राज्यीय के लिए, अंतर्राज्यीय के लिए, ठीक है. जो ये डैश डैश वाला है ये फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और जो खाली है वो है मेल्स के लिए, ठीक है. तो बड़ा सिंपल सा आपके सामने है कि ये जो चार्ट है वो बिल्कुल आपको ये बता देगा कि क्या होता है. हम दो मुद्दों पे ही बात करेंगे, ना नगर से नगर की बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में और नगर से नगर इलाकों में, ठीक है. ग्रामीण ग्रामीण और नगर नगर दोनों चीजें. देखो ये आप लगा लो कि ग्रामीण से ग्रामीण के लिए भी है और नगर से नगर के लिए भी है. डाटा चेंज हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा पैनिक नहीं. आप अंतर्राज्यीय में देखो, सबसे पहले किसमें देखोगे आप, अंतर्राज्यीय में. अंतर्राज्यीय में देखो आप, जब राज्य की सीमा में प्रवास होता है. अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, देखो शादी होती है लड़कियों की, होती है. शादी होने के बाद गवांड में शादी होती नहीं, शायद डिस्ट्रिक्ट बदल जाता है. अब डिस्ट्रिक्ट बदला, अब डिस्ट्रिक्ट बदला तो डिस्ट्रिक्ट बदला या जिला बदला तो फिर क्या होता है, उसे भी तो प्रवास बोला जाता है. क्या थी प्रवास की डेफिनेशन, जब आप एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाओ, मतलब आप माडा से जाकर मोठ में रहने लगे तो भी प्रवास है, आप मोठ से जाकर नारनौल में रहने लग जाओ तो भी प्रवास है. एवरीथिंग इज प्रवास. जब आप पलायन करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो उसे और कुछ नहीं प्रवास ही बोला जाता है. तो ये बात बड़े अच्छे दिमाग से डाल लें कि प्रवास क्या है. अब देखिए अंतर्राज्यीय प्रवास में लड़कियों की संख्या 2001 में नोट की गई, वो बहुत ज्यादा थी लड़कों के मुकाबले. मेल्स ग्रामीण से ग्रामीण इलाकों में, नगर से नगर इलाकों में कभी भी ज्यादा पलायन नहीं करते, फीमेल ज्यादा करती है. अंतर्राज्यीय में देखोगे उसमें भी बिल्कुल सेम है लेकिन कम है, क्योंकि हम बाहर स्टेट्स में शादी नहीं करते. लेकिन फिर भी हमें पता है कि केरल से हो गया, बिहार से हो गया, अगर हरियाणा का एग्जांपल लें तो काफी सारी शादियां वहां से होती हैं. तो उन शादियों के चलते ही क्या है भैया, उन शादियों के चलते ही अंतर्राज्यीय में भी ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर जो पलायन ज्यादा है वो किनका होता है, फीमेल्स का. अब फीमेल ज्यादा पलायन कर रही है, बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है. लेकिन अगर ये जो डाटा दिखाऊं मैं आपको, ये है ग्रामीण से नगरीय. ये जो डाटा है वो है विलेज टू सिटी. ये किसका है, विलेज टू सिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया. अब देखिए विलेज टू सिटी की अगर मैं बात करता हूं, और एक और बात, मैं कोशिश ये करता हूं कि जियो पढ़ाने का जो मेन मकसद है मेरा बच्चों, वो यही है. कई बार तो ये सोच लेते हैं, जैसे कई बार मैंने ये सुन लिया कि ये बोल दिया
कि सारे टेंडर उठा लेंगे अन्नी सर और फिर काम कराएंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये करता है कि मैं इतनी मेहनत कर लूँ इन सब्जेक्टों पे और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी कि भैया आप लोगों को थोड़ा जो बाहर का टच है वो मिल जाए, कि जो टीचर एफर्ट्स कर रहा होता है। अगर अब मैं सीधा सीधा बुक लेके पढ़ा दूंगा, हो जाएगा, सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है कि, और सबसे बड़ी बात मैं ज़्यादा डीप भी नहीं लेके जाऊँगा। हाँ भाई ठीक है, जितना मेरे को समझ में आता है उससे कहीं बेहतर पढ़ाने की कोशिश मैं आप लोगों को करता हूँ। तो इससे क्या है, देखो मेरा ज्ञान भी बढ़ गया, आप लोगों को क्या है, टच में आ जाते हो आप लोग। मुझे पता है कई बच्चे कहते हैं मैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना। भैया जब तक आप आईएएस आईपीएस की बात करो अच्छी लगती है, लेकिन भैया खुदा हमारी मदद जब करता है जब जनाबे अली हम मदद नहीं, हम मेहनत करते हैं। तो ये बात भी है भैया, हमेशा रणभूमि के अंदर जो जीतता है वो कौन जीतता है, शेर जीतता है भाई। एक जो मेहनत करने वाला बच्चा होगा वही जीतेगा, जो मेहनत करेगा, ब्रिंक पर जाके भी गिर जाएगा लेकिन जीतेगा जरूर, कभी उसकी हार नहीं होती। तो वही चीज यहाँ पर हमें करनी है कि अगर आप जियो लेके चलते हो तो जियो ही लेके चलो। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर बाहर की जियो निकाल दो इंडिया की तो बहुत मजेदार है। पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद आप आगे निकल जाओगे। मेहनत करो, मेहनत करने में मजा ही कुछ हो रहा है, तो इसीलिए मेहनत करते रहें। तो अब हमें भी अच्छा लग रहा है कि पहले वीडियोस में दिक्कत आ रही थी भैया नहीं बन रही, अब सही बन रही है। अच्छा भी लग रहा है कि अब हम भी इनके क्या हो गए हैं, मतलब कहते हैं भी एडिक्टेड तो नहीं कहूँगा, हम भी इन चीज़ों के आदी हो गए कि भैया वीडियो बनानी है तो बच्चा हो चाहे सामने ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तो इसीलिए आई होप मेहनत करते रहो। तो लास्ट टॉपिक, लास्ट खत्म में यही करूँगा कि अगर विलेज टू सिटी देखा जाए तो फिर वो ग्रामीण से नगरीय पलायन किसका ज़्यादा नजर आ रहा है आपको, मेल्स का। क्यों, वो पता है आपको, वो है रोजगार। अब भैया रोजगार की तलाश में एक यूपी का बंदा हरियाणा में आता है, क्या करने आता है भैया, काम ही तो करने आता है। अब आपको धान लगवाने हैं, अब धान लगवाने हैं तो भैया कौन चाहिए, प्रवासी मजदूर चाहिए, प्रवासी मजदूर चाहिए। वो मजदूर आएंगे तभी तो धान लगवाओगे, दिक्कत हो जाएगी। घास पड़वाना तो फिर यही काम करना पड़ेगा अपना मजदूर। तो भैया काम की तलाश में लोग अंतरराज्यीय में भी और अंतरराज्यीय में भी, जो प्रवास ज्यादा होता है वो किसका होता है, मेल्स का होता है, फीमेल्स का नहीं। क्योंकि फीमेल्स भैया नेपोलियन के समय से की बात है, तब से जो फीमेल्स हैं वो लगभग घर का काम, रोजगार, चूल्हा चौका करती हैं। लेकिन उनका जो गांव से गांव और नगर से नगर का पलायन है वो ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज उनकी मैरिज होती है। मैरिज होने के बाद वो दूसरा जिले में चली जाती हैं, बदल लेती हैं। तो जब 10 साल बाद उनका दोबारा से जनगणना होती है तो उसमें उनका लिखा जाता है। तो सेम रोजगार के साथ अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया नगर से ग्रामीण गांव से नगर में पलायन ज्यादा मनुष्य और ज्यादा आदमियों का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रोजगार। अगर बोलोगे कि भैया ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर स्त्रियां क्यों ज्यादा पलायन करती हैं, तो बिकॉज ऑफ शादी। तो आई होप ज्यादा हो गया बीच में लेक्चर थोड़ा सा, लेकिन मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे तो अच्छा है। आप लोगों को लॉकडाउन का फायदा मिल रहा है। आई होप आप लोगों को भी एक बात बता दूं कि जैसे जैसे ये सेशन बढ़ता जा रहा है, 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो ये मान लें कि 2 से 3 या 4% सिलेबस कट हो चुका है। अगर अगला महीना और निकल जाता है तो भैया शायद अगर छुट्टी प्रीपोन हो जाती हैं तो शायद सिलेबस, मैं ज़्यादा नहीं सोचता कि 5-1% मतलब आपको 2-2 चैप्टर की रियायत मिल जाएगी हर सिलेबस में। आपके अगर इसमें देखे जाएँ तो 12 इसमें होंगे, 10 उसमें होंगे, तो 22 चैप्टर हैं। तो आपको 2-3 चैप्टरों की छूट जरूर मिल जाएगी। ढिलाई होगी, 19 चैप्टर हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीडियोस बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, भानु सर एफर्ट्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से नॉलेज मिल सके। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोग काम करेंगे। जो सुपीरियर बच्चे हों तो बहुत अच्छे से करेंगे, जो ढीले हैं थोड़े से वो भी बच्चे करें, क्योंकि वो भी धरोहर तो स्कूल की ही है। तो मेहनत करें, जरूर मेहनत करें तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। वो 3-4 चैप्टर जो कटेंगे वो अभी कवर कर लो आप, ताकि आपका सिलेबस भी नवंबर-दिसंबर तक खत्म हो जाए और आप मेहनत करते रहो। एक चीज़ नोट्स बना लो, नोट्स उतार लो,
सबसे अच्छा हम कम से कम 2 टॉपिक या 2 ढाई पेज पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी का। आप लाइन टू लाइन पढ़ दें, पहले कहानी होगी, फिर वो सारी तारीख होंगी, और उसके बाद धाराएं भी लगभग कंप्लीट हैं। इसमें थोड़ा सा आंकड़ा है, वो आंकड़ा एक याद कर लें आप। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।